जिस तरह यूनिवर्स का स्पीड लिमिट होता है वैसे यूनिवर्स का टेम्परेचर लिमिट भी होता है और वो गर्म के मामले में तो मिलियन बिलियन तक जा सकता है, लेकिन ठंडे के मामले में आपको जान के चौकनेस वाली फीलिंग आएगी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे और कुछ भी नहीं हो सकता। ये यूनिवर्स का सबसे ठंडा स्टेट है और ये एस्टिमेट किया गया है कि ब्लैक होल में जो टेम्परेचर होता है वो इतना ही होता है, -273.14999999। मतलब कोई भी चीज एब्सोल्यूट जीरो के आगे नहीं जा सकती है, जस्ट लाइक द स्पीड लिमिट। तो वो एब्सोल्यूट जीरो के जस्ट ऊपर जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर होता है ब्लैक होल में, ये एस्टिमेट किया गया है। और इस टेम्परेचर पे -273.15 पे आज तक कोई लैब रीच नहीं कर सका है। ना ही नेचर में ये टेम्परेचर कहीं पे पाया जाता है, ना ही यूनिवर्स में इतना ठंडा टेम्परेचर कहीं पे पाया जाता है। ये एक पाया गया है कि जहां पे डीप स्पेस होगा, जहां पे कोई तारा दूर दूर तक नहीं होगा, यूनिवर्स के सबसे कोल्डेस्ट रीजन में भी -270 हाईएस्ट होगा, 270 से ऊपर नहीं, और एब्सोल्यूट जीरो तो 273.15 है। तो ये पाया गया है कि इस टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन्स मूव ही करना बंद कर देते हैं। ये कितनी गजब बात है ना कि यूनिवर्स का भी ठंडा का लिमिट है, इसके ऊपर मैथमेटिकली पॉसिबल है ही नहीं। बट मेरा माइंड ये कहता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल से मतलब स्टूपिड लगा सुनने में, लेकिन -1000 भी होगा कहीं ना कहीं, बस मिला नहीं है वैज्ञानिकों को। लेकिन यही है कि ये जस्ट एक जोक की तरह है। एक्चुअल में सीरियस में जो मैथमेटिक्स है वो इसके आगे अलाउ ही नहीं करती टेम्परेचर को। साइंस कितनी अजीब है, इसको फील करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कोर्स लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी, लाइट और यूनिवर्स के नेचर के बारे में पता चलेगा। लेकिन जब आप वही क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स लोगे तो आपको यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। इतनी अजीब है। क्वांटम मैकेनिक्स की माने तो ये दुनिया रियल है ही नहीं, आप और हम रियल है ही नहीं। जो रियलिटी का जो डेफिनेशन है ना कि क्या रियल है क्या अनरियल है, किस रेफरेंस पॉइंट से रियल और अनरियल है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स ऐसी टॉपिक है ना कि मैं कभी एक पूरे 1 घंटे का वीडियो लाऊंगा इस पे, क्वांटम मैकेनिक्स पे, और आपको बताऊंगा कि कैसे जब हम लोग कोई चीज को देखते हैं तभी वो रियल बनती है। और आपने ये तो सुना ही होगा कि अभी जो काम आप कर रहे हो वो भविष्य को अफेक्ट करेगी। आपका भविष्य कैसा होगा वो आप आज जो कर रहे हो उससे तय होता है। भाई मेरे, ये बात मानो, आप क्वांटम मैकेनिक्स को आप जब पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भविष्य की घटनाएं पास्ट को अफेक्ट करती है। जब क्वांटम मैकेनिक्स में वेव और पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट किया गया तब ये पता चला कि फ्यूचर का जो इवेंट है उसका इफेक्ट जो है वो पास्ट पे हो रहा है। इस चीज के रेफरेंस में आप आर्टिकल्स को देख सकते हो, लेकिन इस चीज को समझने में आपको मजा आ जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स में एक थ्योरी है जिसका नाम है रेट्रो कैजुअलिटी, और ये इस चीज को सजेस्ट करती है कि एक पार्टिकल टाइम में वापस जाके अपने दूसरे इंटेंगल्ड पार्टिकल को इंफॉर्मेशन दे सकता है। ये बहुत ही गजब बात है। जब हम टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा की बात करते हैं तो बहुत सारे पैराडॉक्सेस हमारे माइंड में आते हैं, जैसे ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा। पैराडॉक्स भरे रहते हैं। जैसे कि एक बहुत ही फेमस पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जो ये कहता है कि अगर कोई इंसान पास्ट में जाके वो अपने दादाजी को मार दिया तो फिर ये आखिर कैसे हो सकता है। पास्ट में किसी भी तरह चल गया और अपने ग्रैंडफादर की हत्या कर दिया तो वो कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। ये एक पैराडॉक्स है। और यही देख के थॉट आता है कि क्या पास्ट में जाना संभव हो भी सकता है, तो वर्म होल के थ्रू हो सकता है पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे बात आती है, ये जो पैराडॉक्स है इसका सॉल्यूशन है। तो इसी का सॉल्यूशन एक बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट इगोर नोविकोव ने किया। इन्होंने एक सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को ले आया, निविकोव का सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही फेमस है साइंस की दुनिया में। तो ये इस बात को एक्सप्लेन करता है कि हम जब पास्ट में जाएंगे और भले ही कुछ भी करेंगे तो पास्ट में हम चले गए तो इस टाइम लाइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली मैं दादाजी का हत्या कर दिया,
फिर वापस आएगा तो वो इंसान उस पास्ट को बदला नहीं होगा। पास्ट कांट बी चेंज्ड, बल्कि वो एक नया टाइमलाइन क्रिएट कर देगा, एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें वो जन्म नहीं लेगा क्योंकि उसका दादाजी तो है ही नहीं, तो वो अपना अलग यूनिवर्स बनाएगा। इस यूनिवर्स से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो एक्चुअल में एडिशनल टाइम लाइन बनता है जिससे कि पैराडॉक्सेस नहीं होते होंगे। तो अगर हम लोग वार्म होल को बड़ा करके उसमें जाके पास्ट में चले भी गए तो पास्ट को बदल देना ताकि इस यूनिवर्स में कुछ अच्छा हो जाए, ये नहीं हो पाएगा। किसी बड़े लड़ाई को रोक देना और उससे आपका इस यूनिवर्स में कुछ बदल जाएगा, ये नहीं होगा, बल्कि वो अपना टाइमलाइन बनेगा और इधर अपना सेपरेट टाइमलाइन है जो कि ये यूनिवर्स है जहां से वो पास्ट में गया है। इसी को सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहा जाता है। तो स्टीफन हॉकिंग ने इन्हीं पैराडॉक्सेस के चलते कहा था कि टाइम ट्रेवल इम्पॉसिबल है, कि दादाजी को मार दिया तो तुम कैसे जन्म लिया। लेकिन नए प्रिंसिपल इसको एक्सप्लेन कर रहे धीरे धीरे, जिसके एक्सप्लेनेशन में सबसे बड़ा एक्सप्लेनेशन है मल्टीपल टाइमलाइन वाला। लेकिन इस चीज से बहुत सारे लोगों के मन में एक थॉट आता है कि अगर हम लोग टाइम को बदल ही नहीं पाएंगे, पास्ट को चेंज ही नहीं कर पाएंगे, तो पास्ट में जाने का फायदा क्या। तो फायदा यही कि आप उस टाइम में जाके अपना एक मनचाहा टाइमलाइन वाला यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हो, एक अलग टाइमलाइन, और ये दुनिया में भी कभी भी आ सकते हो अगर उस टाइम की टेक्नोलॉजी अलाउ की तो। क्या आपको एक डीप सी फैक्ट पता है? एक बहुत ही डीप बात है ये, कि जो लोग एस्ट्रोनॉमी, यूनिवर्स, ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, ऐसी चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके अंदर ईगो, जेलसी है वो बहुत ही कम रहता है। ऐसा क्यों पाया गया है? क्योंकि जब आप यूनिवर्स को पूरा जूम आउट करके देखने लगते हो और आप ये जानते हो कि इस वास्ट से यूनिवर्स पे आप एक चींटी के बराबर है, तो फिर क्या ईगो रहेगा। एंड सबसे बेस्ट तरीका है ये एक सिंपल सी ईगो रखने का, कि आप इस दुनिया के रियलिटी को एक्सप्लोर करो, तब आपको ये पता चलेगा कि आप चींटी से भी छोटे हो इस ब्रह्मांड के लिए। आप कुछ भी नहीं हो इस ब्रह्मांड के ताकत के सामने। जो लोग स्पेस, यूनिवर्स, स्टार, गैलेक्सीज, ब्लैक होल, इन सब चीजों की स्टडी करते हैं, उनके लिए ये सब घमंड, मैं बहुत ऊंचा हूँ, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि मेरा भी पर्सनल ओपिनियन यही है। क्या आपने कभी क्वासार के बारे में सुना है? क्वासार एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होता है कुछ ऐसा, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो कि गैस और बाकी पार्टिकल्स को खा रहा हो और जिस जगह पे वो चीजों को कंज्यूम कर रहा हो वो बहुत ब्राइट दिखे तो उसे क्वासार कहते हैं। मतलब इस पूरे ब्लैक होल के सीन को ही क्वासार कहते हैं। अब यहाँ पे चीज देखो, एक इस पूरे यूनिवर्स का सबसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जब ब्राइटनेस की बात आती है, जैसे कोई लाइट है, ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस में कोई चीज कितनी ब्राइट हो सकती है, तो ब्राइटनेस को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है वो क्वासार्स को ही माना जाता है। इस दुनिया क्या, पूरे यूनिवर्स का सबसे जो डार्केस्ट ऑब्जेक्ट होता है जो कि ये ब्लैक होल, वही इस दुनिया के सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट क्वासार्स को जन्म देता है। एंड क्वासार की बात करें तो आप इसका स्निपेट देख सकते हो विकिपीडिया का, कि ये सबसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे नोन यूनिवर्स का। और इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे ब्राइटेस्ट क्वासार जो पाया गया है वो है 3C273 जो कि विर्गो कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। न्यूट्रिनोज के बारे में मैंने आपको बताया था कि 650 ट्रिलियन न्यूट्रिनोज हर सेकंड पास हो रहे हैं हमारे धरती से, हमें दिख नहीं रहे। ब्रह्मांड में हर जगह न्यूट्रिनोज बरसते रहता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको डिटेक्ट करने के लिए दुनिया भर में कई टेलीस्कोप्स लगे हुए हैं। तो उसी में से एक टेलीस्कोप का पिक्चर देखो यहाँ पे, कि एक ऐसा डिटेक्टर है जो कि अल्ट्रा प्योर वाटर से भरा हुआ है। एक ऐसा न्यूट्रिनो डिटेक्टर है जो कि वाटर से भरा हुआ है और इतने सारे मशीन्स मिल के यहाँ पे काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हो वैज्ञानिकों को कि ये कैसे पीरियोडिक मेंटेनेंस कर रहे हैं उन मशीन्स का। ये है सुपर कामियोकांडे न्यूट्रिनो डिटेक्टर जो कि जापान में मौजूद है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। इस पे बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए हैं, इस पे अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं रिसर्चेस पे। सोचो ये कितनी सीरियस चीज है। सूरज धरती के बहुत सामने ही है अगर हम लोग बाकी चीजों को कंपेयर करें तो जो क्वासार्स के बारे में मैंने आपको बताया, तो सूरज एक तारा सुबह में इतना ब्राइट दिखता है हमें। सूरज का जो डिस्टेंस है वो धरती से 147 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो अगर कोई क्वासार 30 लाइट ईयर्स दूर हो, मतलब सूरज से भी लाखों गुना दूर, तब भी वो क्वासार जो है वो सूरज से भी ज्यादा ब्राइट नजर आएगा। मतलब 30 लाइट ईयर मतलब इतना किलोमीटर।
और सूरज जस्ट 147 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो इतना दूर होते हुए भी वो सूरज से ज्यादा ब्राइट नजर आएगा। स्टीफन हॉकिंग के रिसर्च के पहले ये एज्यूम किया गया था कि ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन हॉकिंग रेडिएशन नाम की एक चीज होती है। स्टीफन हॉकिंग ने ये कहा था कि ब्लैक होल से रेडिएशन बाहर निकलता है। एज्यूम तो यही किया गया था कि कोई रेडिएशन एस्केप कर ही नहीं सकता है, इतना ग्रेविटी है, बट फिर भी रेडिएशन एस्केप करता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्लैक होल से रेडिएशन एस्केप करता है? इसका नाम स्टीफन हॉकिंग के ऊपर ही पड़ा, हॉकिंग रेडिएशन। तो ये हमारे यूनिवर्स के क्वांटम प्रॉपर्टी के चलते होता है, जो कि ये कहता है कि यूनिवर्स में बिना कुछ के भी कुछ बन सकता है। समथिंग आउट ऑफ नथिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है। हमारे पूरे यूनिवर्स में क्वांटम फील्ड जो है वो भरा पड़ा है और वो वाइब्रेट करता है हर जगह। कहीं कहीं जगह पे उसी फील्ड के बीच में इतनी एनर्जी आ जाती है कि एक पार्टिकल जन्म ले लेता है, कुछ नहीं से कुछ बन जाता है। और यूनिवर्स में हर जगह अननोन पार्टिकल्स बन रहे हैं और फिर मिट भी जा रहे हैं। और ये पता लगा है कि यूनिवर्स के बाकी जगह पे जहां पे मिस्टीरियसली कुछ नहीं से कुछ बन जा रहा है, तो दो चीज बनता है, एक मैटर और एक एंटी मैटर, और वो दोनों आपस में कोलाइड होके फिर नथिंगनेस में बदल जाता है। लेकिन यही चीज जब ब्लैक होल के सामने होती है, इवेंट होराइजन के सामने, जहां पे वो सब कुछ को सक करने लगता है, तो वहां पे एक मैटर और एक एंटी मैटर जहां पॉप आउट हुआ फ्रॉम नथिंग क्वांटम फील्ड से, तो एंटी मैटर जो है वो ब्लैक होल में सक हो जाता है और मैटर बाहर निकल जाता है। उसको कैंसल आउट करने के लिए कुछ होता नहीं है। तो यही चीज होती है रेडिएशन, और यही है स्टीफन हॉकिंग का हॉकिंग रेडिएशन। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप किसी से जब भी बात करते हो ना, तो एक बहुत ही डीप चीजें देखना। आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, आप तो जिंदगी भर करते आए, उसमें क्या बात कर रहे हो, तो आप जो बोलते हो, आप उस बोलने के कंटेंट पे ध्यान देते हो कि आप क्या बोल रहे हो अपने मुंह से। आपका फुल फोकस उस कंटेंट पे रहता है जब आप किसी यूजुअल पर्सन से बात कर रहे हो तो तब। लेकिन ये पाया गया है कि जब कोई ऐसा इंसान जिसके सामने आप कॉन्शियस हो जाते हो, जिसको आप पसंद करते हो, या फिर जिससे आप इंटिमिडेट हो जाते हो, आपको लगता है कि वो कोई स्पेशल पर्सन है, तो अपने वॉइस को लेके आप कॉन्शियस हो जाते हो। आप कंटेंट से ज्यादा ध्यान अपने वॉइस, आपका वॉइस कैसा साउंड कर रहा है, उस पे देने लगते हो। ये गजब सा एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। नेपच्यून, जो नेपच्यून प्लैनेट है, जो लास्ट के प्लैनेट है ना, यूरेनस नेपच्यून, तो नेपच्यून जो प्लैनेट है, इसकी एक बहुत ही खास बात है कि इसको एक्चुअली में फिजिकली डिस्कवर नहीं किया गया था। नेपच्यून वो पहला प्लैनेट था जो कि सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन द्वारा डिस्कवर किया गया था। मैथमेटिक्स बहुत ही पावरफुल चीज है, वो हमें वो चीज को दिखा सकती है जो कि फिजिकल रूप में नहीं है। जब यूरेनस की खोज हुई थी तो यूरेनस काफी अपने ऑर्बिट में अजीब एक्टिविटी कर रहा था, ऐसा कि उसको कोई और ग्रह पुल कर रहा था। ऐसे ग्रेविटेशनल अनोमलीज को देखकर ग्रेविटी के मैथमेटिक्स को कैलकुलेट करके सिर्फ यही नहीं पता किया गया कि वो प्लेनेट कहाँ पे है, बल्कि उसका मास कितना है वो भी एग्जैक्टली कैलकुलेट कर दिया गया। और फिर जब एक्चुअल में आजकल के टेक्नोलॉजी में तो हम लोग लिटरली देख सकते हैं नेपच्यून को, तो वो भी एग्जैक्टली उसी से मैच कर गया। पहला प्लैनेट जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स के थ्रू डिस्कवर हुआ था वो है नेपच्यून। हिंदी में यूरेनस को अरुण कहा जाता है और नेपच्यून को वरुण कहा जाता है। आपने स्कूल में ये पढ़ा होगा कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली पानी की बात कर रहा हूँ। पानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में हो सकता है, भाप, बर्फ या फिर पानी। लेकिन पानी का एक ऐसा स्टेट है जिसको कहते हैं सुपर आयोनिक वाटर, और ये ब्रह्मांड में कई जगहों पे पाया गया है। ये पानी का ऐसा स्टेट है जो कि आइस के रूप में रहता है, बर्फ के रूप में, लेकिन वो ऐसा बर्फ रहता है जो कि काले कलर का होता है और बहुत गर्म भी होता है। कितनी अजीब बात है, पानी है, जमा हुआ है बर्फ के स्टेट में, दिखने में काला है और टेम्परेचर इतना ज्यादा है गर्म, तो इसी स्टेट को सुपर आयोनिक वाटर कहा जाता है। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और प्रेशर में ये फॉर्म होता है। एंड इसी चीज को वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, तो इससे रिलेटेड आप फोर्ब्स का ये आर्टिकल देखो। इसमें ये कहा गया है कि लैब में बहुत एक्साइटेड थे वैज्ञानिक,
और आखिरकार लैब में सुपर आयोनिक वाटर को बना भी दिए। ये बहुत ही गजब बात है। नॉर्मल चीजें जो हम लोग देखते हैं धरती पे, उससे बहुत ही ज्यादा बिजार चीजें हमारे यूनिवर्स में मौजूद है। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि न्यू वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।